करंट अफेयर्स। सबसे पहला जो आर्टिकल आया था दैट वाज रिगार्डिंग द मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। मक्का जॉइंट एग्रीमेंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द 3 कंट्रीज़, टर्की और सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, इनके बीच हुआ है। ये आर्टिकल ये फोकस करता है कि जिस तरीके से नाटो एक अलाइंस है जिसके आर्टिकल 5 में कलेक्टिव सिक्योरिटी एश्योर की गई है, उसी तरीके से ये जो अलाइंस है ये भी रन करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, मीन्स अटैक ऑन वन विल बी अज्यूम्ड एज अटैक ऑन ऑल। फिर इस आर्टिकल में हमें बताया कि किस तरीके से तीनों कंट्रीज़ की क्या क्या डाइवर्जेंट नीड्स हैं, अलग अलग नीड्स हैं, जिसकी वजह से दे कम टुगेदर और उन्होंने ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। एंड क्या इस डिफेंस एग्रीमेंट को हम मुस्लिम नाटो का नाम दे सकते हैं या फिर मतलब क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, नाटो बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, इस तरीके से इस आर्टिकल में बताया है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में देखते हैं सबसे पहले, एन अनएक्सपेक्टेड अलाइंस हैज़ फाउंड बिटवीन टर्की, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान थ्रू अ डिफेंस डील नेगोशिएटेड ओवर द लास्ट ईयर। एग्रीमेंट इज टाइटल्ड एज दिस मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? द डील अराइज फ्रॉम इंस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया, स्पेसिफिकली द टेंशंस बिटवीन ईरान एंड यूएस एंड रिसेंट अटैक्स ऑन गल्फ स्टेट्स, एनर्जी एंड ऑयल साइट्स। मतलब यहाँ पे एक तरह से अगर हम देखें तो ये अलाइंस करने के पीछे सऊदी अरेबिया का रीज़न बताया हुआ है कि वहाँ पे टेंशन चल रही है बहुत ज़्यादा ईरान और यूएस इजराइल के वॉर के चलते हुए, और यूएस ने हालांकि अभी रिसेंटली एक सिविल न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट भी साइन किया है विद द सऊदी अरेबिया, लेकिन सऊदी अरेबिया वाज नॉट वेरी श्योर अबाउट कि भाई यूएस की फ्रेंडशिप और यूएस पे ट्रस्ट करना, दैट्स वाई इट वांट टू डाइवर्ज इट्स पार्टनर्स और डाइवर्सिफाई वो करना चाह रहा है अपनी सिक्योरिटी को। एंड जो रिसेंट अटैक्स वहाँ पे हुए हैं गल्फ स्टेट्स, एनर्जी पे, ऑयल साइट्स पे, इस वजह से भी जो सऊदी अरेबिया है वो अपनी मतलब जो उसकी डिपेंडेंस है ऑन द ऑयल या फिर अपनी जो इकोनॉमी है उसको भी वो एक ऑल्टरनेटिव चैनल उसके लिए खोज रहा है, सर्चिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स ऑफ इनकम अदर देन द ऑयल्स, क्योंकि ऑयल के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, नेचर ऑफ द डील क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द कलेक्टिव डेटरेंस एंड डिफेंसिव करेक्टर। जैसे नाटो का आर्टिकल 5 है वैसे ही कलेक्टिव डेटरेंस, कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। अटैक ऑन वन इज़ कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल। अब इस ट्रायो के फ़ायदे क्या होंगे इन तीनों कंट्रीज़ को? सऊदी अरेबिया का क्या फ़ायदा होगा? एक तो उनको इकोनॉमिक एंड एनर्जी पावर मिलेगी, और ये G20 का भी मेंबर है, जो सऊदी अरेबिया है ना वो G20 का भी मेंबर है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और ये अब इनका भी मतलब G20 से इनको जैसे पॉलिटिकल अलाइंस और ये सब मिलता है, और इस डील से जैसे इनको डिफेंस सिक्योरिटी मिलेगी तो इस वजह से इनको ऐसे फ़ायदा होगा। टर्की को फ़ायदा होगा मिलिट्री एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ का, ठीक है, और पाकिस्तान को तो बताइए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड द ओनली कंट्री इन द मुस्लिम वर्ल्ड विद द न्यूक्लियर वेपन्स है जिसके पास, तो इस वजह से है, मतलब कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो नेशनल इंटरेस्ट क्या है? सऊदी अरेबिया सीक्स टू डाइवर्सिफाई इट्स सिक्योरिटी बियॉन्ड द यूएस गारंटी, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। पाकिस्तान सीक्स वेस्ट एशियन इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान अगर इनके साथ जुड़ा रहेगा तो भाई वेस्ट एशिया में जो पे ऑयल सप्लाई वगैरह रहती है, एनर्जी सपोर्ट रहता है, वहाँ पे अपना वो इन्फ्लुएंस बना के रख सकता है। टर्की को फ़ायदा मिलेगा कि स्ट्रैटेजिक कि देखो टर्की जो है ना वो नाटो का मेंबर है, ठीक है, लेकिन टर्की ईयू का मेंबर नहीं है। तो टर्की नाटो का मेंबर है तो नाटो के साथ साथ उसे एक दूसरी अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का भी सोर्स मिल जाएगा, दैट इज़ दिस ट्रायो। क्या हम इसको मुस्लिम नाटो बोल सकते हैं? वाइल एक कलेक्टिव डेटरेंस प्रिंसिपल तो है नाटो की जैसा, बट इट लैक क्या मतलब करंट नाटो से इसे क्या डिफरेंस है? अभी के टाइम का जो नाटो है ना उसके पास जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उसकी
जो ये यूनिफाइड कमांड है, ऑटोमेटिक मिलिट्री इंटरवेंशन की कैपेबिलिटी है, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अभी वो इस ट्रायो के पास नहीं है। इस वजह से हम इसको नाटो का नाम नहीं दे सकते। इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस ट्रायो का? एग्रीमेंट में इंक्रीज चाइना की स्ट्रैटेजिक डेप्थ, ठीक है, उनको मतलब चाइना का जो वो एक्टिविटीज़ करता है उसको, क्योंकि उसको डिफेंस सिक्योरिटी मिली है ना एक तरीके से, ठीक है। और दिस क्रिएट्स अ टू फ्रंट मिलिट्री कॉम्प्लेक्सिटी, चाइना एंड पाकिस्तान, एंड पोटेंशियली इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक स्पेस है वेस्ट एशिया में वो कम हो सकता है। और अपने जो डिस्पाइट अपने इतने सारे डायस्पोरा टाइज हैं वहाँ पे, तो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंडिया की पहले भी अपने जो भी डिफेंस एग्रीमेंट्स है वो और भी ज़्यादा इनसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बस हमें पता होना चाहिए मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ था, एंड ये नाटो को हम क्यों नहीं इसको ऐसा दूसरा नाटो बोल रहे हैं, सिर्फ इतना हमें इस आर्टिकल में पता होना चाहिए। दूसरा आर्टिकल आता है रिगार्डिंग द यूपीआई एंड द मर्चेंट डिस्काउंट रेट। देखो क्या होता है ना, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, पहले हमें यूपीआई के बारे में बताया गया था कि जो एनपीसीआई बॉडी है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इस एक्ट से बनी है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007, यानी कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी ने बनाया है अपना यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, इस पर क्वेश्चन भी आया था। देखो मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, एक कंज्यूमर है या फिर और एक शॉपकीपर है, ठीक है। कंज्यूमर इसको पे करता है, शॉपकीपर को पे करता है, सपोज़ 5,000 रुपीज़ पे करता है, ठीक है। शॉपकीपर जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू, जैसे पेटीएम वगैरह यूपीआई को यूज़ करके डिजिटल ट्रांजैक्शन करवाता है और ये पैसे इसके अकाउंट में आ जाते हैं। अब जो कंपनी है जो इस डिजिटल सर्विस को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जो कार्ड है जैसे, या स्पेसिफिकली अगर हम बोले जो बैंक है जो इस डिजिटल ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल कर रहा है, तो बैंक चार्ज करता है अपना कुछ मनी ऑन दिस शॉपकीपर कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आपने अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करा है, देयरफॉर हमारा कंट्रीब्यूशन भी है इसमें, तो आप हमें भी वो दो, इसका जो भी पे है हमारा ड्यू शेयर है वो दो। तो कुछ पैसे जो ट्रांजैक्शन के बाद मर्चेंट को बैंक्स को देने होते हैं उसको हम कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है। फिर उसके इसमें फ़ायदे और नुकसान बताए गए हैं। तो देखो, मर्चेंट इज़ अ बिजनेस और अ पर्सन, ठीक है, बकवास है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक स्मॉल फ़ी है दैट इज़ चार्ज टू द मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग द डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है। डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए जो थोड़ी बहुत फ़ीस मर्चेंट पे चार्ज करी जाती है, उसे ली जाती है, उसको कहा जाता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। करंट इशू क्या है? इशू ये है ना कि जितनी भी स्मॉल पेमेंट्स हैं उन सभी पे ज़ीरो MDR कलेक्ट होता है आज के टाइम पे। लेकिन गवर्नमेंट तो फ़ायदे इंसेंटिव्स तो दे रही है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, इन सभी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन वो फीस कलेक्ट नहीं कर रही है। तो ये एक इशू है, ये फिस्कल इम्बैलेंस सरकार का क्रिएट हो रहा है। प्रपोज ये किया गया है कि जो 2000 से ऊपर वाली जो ट्रांजैक्शन, मतलब स्मॉल में ही लाए करेंगे, लेकिन 2000 से ऊपर वाली जो ट्रांजैक्शन है ज़्यादा वाली, उन पे आप थोड़ा बहुत UPI चार्ज, तो उस पे आप थोड़ा बहुत MDR चार्ज करना शुरू करो, 0.5 या इससे कम, ठीक है, थोड़ा बहुत तो चार्ज करना शुरू करो। तो ये चेंज किया गया है ताकि फिस्कल जो रिसोर्सेज हैं सरकार के पास वो एक्यूमुलेट हो जाएं, और कम रखना चाहिए ताकि जो ये इंसेंटिव्स हैं डिजिटल पेमेंट्स को यूज़ करने का, डिजिटलाइज होने का, वो कम ना हो जाए, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर MDR की हाँ MDR होना चाहिए, तो भाई से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। सरकार के पास पैसे होंगे तो वो इस डिजिटल इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर सकती है। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट MDR भी हैं कि नहीं, MDR नहीं लगना चाहिए छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए, क्योंकि
इससे क्या होगा, जो मर्चेंट्स हैं, मर्चेंट्स इस कॉस्ट को पास कर देंगे टू द कंज्यूमर और कंज्यूमर के लिए महंगी हो जाएंगी चीज़ें। दूसरा, इससे कि भाई हो सकता है कि वो डिजिटल पेमेंट को यूज़ ही ना करें, कैश ट्रांजेक्शन्स पे आ जाए, है ना। एंड इट माइट अफेक्ट यूपीआई की जो इमेज थी पहले, फ्रिक्शनलेस पब्लिक गुड, कि भाई कोई भी इसको यूज़ कर सकता है कैसे भी, फ्रिक्शनलेस पब्लिक गुड वाली जो इमेज थी यूपीआई की, वो अफेक्ट हो सकती है इससे। ये था, तो अप्रोच यही रहेगी, बेस्ट अप्रोच वे फॉरवर्ड, कि भाई ज़ीरो MDR रखो स्मॉल ट्रांजेक्शन्स के लिए, वाइल जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैं जो लार्ज मर्चेंट्स करते हैं उनमें थोड़ी बहुत आप MDR चार्ज करना शुरू करो। ये आर्टिकल था, ठीक है। तीसरा आर्टिकल था इंडिया वेस्ट स्ट्रैटेजिक रिलेशंस के ऊपर। इसमें क्या बताया गया है ना कि किस तरीके से इंडिया और वेस्ट की जो रिलेशन है, या फिर जो बायलैटरल जो भी रिलेशंस हम कहेंगे, वो किस तरीके से इवॉल्व हुई है। पहले जो इन कंट्रीज़ की जो इंटरेक्शंस हुई, मतलब जो यूएस ने इंटरेक्ट किया करना शुरू करा इंडिया के साथ, वो चाइना के अगेंस्ट में करना शुरू करा, कि भाई चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है, ऐसे था। लेकिन अब इनके रिलेशन इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि इंडिया अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग एक स्टैंड अलोन नेशंस टू बी फोकस अपॉन, ये बन गया है, ठीक है। तो इसमें यही बात की जाएगी कि इंडिया और उनके बीच में एक तो रिलेशन, कि भाई कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं, एक तो इसमें एग्जांपल होंगे और कैसे ये इवॉल्व हुआ है। तो बियॉन्ड काउंटरिंग चाइना, पहले हमारी अप्रोच थी कि इंडिया को, मतलब यूएस की अप्रोच थी इंडिया को से दोस्ती कर रहा था चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन अब हमारा जो उनकी जो अप्रोच है वो इससे आगे बढ़ गई है इस व्यू से। तो द रिलेशनशिप हैज़ मूव्ड बियॉन्ड अ सिंपल फोकस ऑन काउंटरिंग चाइना। दूसरा, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये अभी का वो है, एक लाइन बता दी कि पूरा क्रक्स क्या है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इन द पोस्ट 1991 यूनिपोलर वर्ल्ड में यूएस नीडेड अ कंट्री जो चाइना के राइज को रोक सके, ठीक है, ऐसी कंट्री उसे चाहिए थी। तो इंडिया, मतलब यूएस को ये चाहिए था, और इंडिया को ये चाहिए था कि मतलब यूएस को ये चाहिए था कि कुछ ऐसी कंट्री हो जो चाइना के राइज को रोक सके, और इंडिया को चाहिए था कि वेस्ट के साथ भाई हम इंटरेक्ट करें ताकि हमें मार्केट एक्सेस, टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब मिले, ठीक है। पहले ये फोकस था, लेकिन अब शिफ्ट हो गया है इंडिया की इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे अब यूएस हमसे इंटरेक्ट कर रहा है। वाइल चाइना रिलेटेड कंसर्न्स तो हैं, लेकिन वेस्ट अब फोकस कर रहा है इंडिया की इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ पे। क्या क्या कैपेबिलिटी है इंडिया के पास? भाई ह्यूज मार्केट साइज़ है। दूसरा, इंडिया के पास एक मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल है। इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ है। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है इंडिया का बहुत ज़्यादा, स्पेशली ग्लोबल साउथ में। तो अगर वो इंडिया के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो मतलब ग्लोबल साउथ के साथ उनकी इमेज जो है वो अच्छी हो जाएगी। और स्ट्रैटेजिक जोग्राफी है इंडिया की, इंडो पैसिफिक, जो अभी इंडियन ओशन वो है ना PSIR में, कि अटलांटिक ओशन से अब जो फोकस है वो शिफ्ट कर रहा है टू द इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो ये सारी हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे पास मार्केट साइज़ है, मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल है, मिलिट्री स्ट्रेंथ, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजिक जोग्राफी, ये सारी हमारे इंट्रिंसिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इंडिया एज एन ऑल्टरनेट टू चाइना सप्लाई चेन, चाइना की जो सप्लाई चेन है जिसके लिए चाइना इतना ज़्यादा फेमस है, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया किस तरीके से ऑल्टरनेटिव बन सकता है। ये तो चाइना +1 मॉडल, कि भाई जो कंपनीज़ हैं वो अडॉप्ट करते हैं इस मॉडल को, कि चाइना के अलावा हम और जगह पे इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, ठीक है, डाइवर्सिफाई करेंगे अपने प्रोडक्शन को। तो ये एक ऑल्टरनेटिव या फिर ये एक प्रैक्टिस जो है, ये एक अप्रोच जो है वो एमर्ज हुई है। दूसरा, क्रिटिकल मिनरल्स में जो सप्लाई चेन है या फिर जो डोमिनेंस है चाइना की, उसको हम काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? इंडिया और यूएस ने एक MSP साइन किया है, मिनरल मतलब किया था पहले, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP, टू इंश्योर कि दोनों कंट्रीज़ की जो डिपेंडेंस है ऑन चाइना वो कम हो सके, और इंडिया के अंदर जो मतलब क्रिटिकल मिनरल्स या फिर जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं उनको सर्च किया जा सके और फिर वहाँ से दोनों की नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके। ये था एक पैक्स सिलिका इनिशिएटिव हमने किया था सिलिका की सप्लाई चेन को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। तो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव और एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP इनिशिएटिव, ये दोनों हैं अपने डिपेंडेंस ऑन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स ऑन चाइना, ये कम करने के लिए।
दूसरा एक ये आईसेट हमने इनिशिएटिव लिया था, ये है इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, जैसे एआई है, सेमीकंडक्टर है, टेलीकॉम है, स्पेस है। तो इन सभी की हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, शेयरिंग करेंगे, को डेवलपमेंट करेंगे, तो आईसेट इनिशिएटिव है। इसके अलावा इकोनॉमिक पार्टनरशिप में हमने एफटीए साइन किया हुआ है विद ईयू, ठीक है, विच इज़ डिस्क्राइब एज मदर ऑफ ऑल डील्स एफटीए में। तो एक दो एग्जांपल हमें यहाँ से बस याद रखने हैं और कुछ नहीं, कि एक तो चाइना +1 मॉडल है, दूसरा क्रिटिकल मिनरल्स में चाइना में डिपेंडेंस कम करने के लिए एमएसपी साइन किया है, पैक्सिली का साइन किया है, एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए आईसेट साइन किया गया है, ये क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इकॉनमी के लिए एफटीए साइन हुआ है, ठीक है। अब इंडिया एज अ स्ट्रैटेजिक एंड मिलिट्री एलाय है। स्ट्रैटेजिकली हम कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, हमने क्वाड ज्वाइन किया हुआ है जिसमें 4 नेशंस आते हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ये इसका ओरिएंटेशन चाइना को काउंटर करना ही है एक तरीके से, ठीक है। और एक हमने डिफेंस के रिगार्डिंग ये वाली डील भी की है यूएस के साथ, जी हाल डील, ठीक है। ये है कि जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसको हम को डेवलप करें, ठीक है। जैसे हाँ, इसमें पर्टिकुलरली फाइटर जेट इंजन्स के बारे में बात हो रही है कि इंडिया और यूएस को डेवलप करेंगे। तो एक ये डिफेंस वाली डील हो गई, जी हाल डील, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या है भाई, इंडिया मस्ट नेविगेट्स दिस इंटरेस्ट। हाँ, अब क्योंकि वेस्ट इस तरीके से, वेस्ट जो है इंडिया की कैपेबिलिटीज़ को पहचान रहा है, उसको इस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, तो इंडिया को ये जो अपॉर्चुनिटी है वो यूज़ करनी चाहिए और अपनी कैपेबिलिटीज़ पे को बिल्ड करना चाहिए, ठीक है। वेस्टर्न इंटरेस्ट को यूज़ करें, अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, को डेवलपमेंट पे फोकस करें, ठीक है। हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई चेन है उसको स्ट्रेंथन करें, मतलब अपार्ट फ्रॉम चाइना, जैसे कि क्रिटिकल मिनरल्स में सप्लाई चेन, ठीक है। लेकिन ऐसा करते करते इंडिया मस्ट मेंटेन इट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का ध्यान रखें, मल्टी अलाइनमेंट का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आर्टिकल था, जस्ट ये मेंस के लिए है, GS2 के लिए स्पेसिफिकली, IR एंड PSIR के लिए, इंडिया वेस्ट स्ट्रैटेजिक रिलेशंस। फिर आता है ये आर्टिकल नंबर 4, GDP वर्सेस प्रॉस्पेरिटी। ये फाइनेंशियल टाइम्स वाला जो न्यूज़पेपर आता है वहाँ से लिया गया है। देखो, इसमें यही बताया गया है कि भाई GDP जो है वो किस तरीके से, मतलब मॉनेटरी वैल्यू काउंट करता है एक कंट्री की। उसकी डेफिनेशन है ना कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकॉनमी विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यूजुअली अ ईयर। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी वैल्यूज़ को ये काउंट करता है। उसकी लिमिटेशंस बताई गई है कि भाई अगर GDP इंक्रीज़ हो, राइज इन GDP डज नॉट गारंटी कि प्रॉस्पेरिटी भी राइज़ कर रही है। हो सकता है GDP राइज़ कर रही हो विद टेक्नोलॉजी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा हो, स्टिल हो सकता है GDP राइज़ कर रही हो बट कंसंट्रेशन है वेल्थ का बहुत ज़्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हो रहा, और GDP के खुद कैलकुलेट करने के खुद भी बहुत सारे लिमिटेशंस है, जैसे कि वो केयर इकोनॉमी पे फोकस नहीं, मतलब उसको अकाउंट नहीं करता, नॉन मार्केटेबल जो वैल्यूज़ होती है वो वाला। और इसके अलावा और भी इसमें कमी बताई गई है, एंड हेंस हमें GDP के अलावा भी बहुत सारे एक डाइवर्स रेंज ऑफ इंडिकेटर्स को यूज़ करना चाहिए अपनी ओवरऑल प्रोग्रेस मेंटेन करने के लिए, जैसे HDI, इन सभी को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। HDI और इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI वगैरह, इन सभी को। तो देखो, GDP वर्सेस प्रॉस्पेरिटी। GDP इज़ द मॉनेटरी वैल्यू, ये इसकी डेफिनेशन है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकॉनमी विद इन अ कंट्रीज टेरिटरी इन अ गिवन पीरियड। इस पूरे आर्टिकल का कोर आर्ग्यूमेंट ये है कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होना डज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कि भाई बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ उस कंट्री में है। GDP की लिमिटेशन क्या क्या है, इट इज़ एन एग्रीगेट मेजर है, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशनल एंगल नहीं दिखाता, ये जस्ट ओवरऑल एग्रीगेटनेस दिखाता है। इट इज़ एन एग्रीगेट मेजर दैट इग्नोर्स द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनइक्वालिटी। दूसरा, ये सोशल वेलबींग को ओवरलुक करता है, सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सभी को, कि भाई इन पे स्पेंडिंग है कि नहीं। अब GDP तो मान लो टोबैको इंडस्ट्री से भी ज़्यादा आ रहा है, तो ये ओवरऑल उसकी वैल्यू बता देगा, लेकिन अब वो गुड अच्छा है भी या नहीं,
सोसाइटी के लिए, हेल्थ केयर, एजुकेशन पे कितना वो स्पेंडिंग हो रही है, ये सब वो नहीं बताता। एक ये इम्पोर्टेंट कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट का ये इग्नोर करता है, ठीक है। तो ग्रीन जीडीपी वगैरह, फिर इस वजह से ये सारे कंसेप्ट्स आते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक ऐसा पीरियड आया था जब इनका जीडीपी ग्रो हो रहा था, लेकिन साथ में भाई जीडीपी तो ग्रो हो रहा है बट एक्सट्रीम पॉवर्टी भी को एग्जिस्ट कर रही है। तो ये सब लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज ए इंडिकेटर बताते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? जीडीपी को रखो भाई, जीडीपी को हम मना नहीं कर रहे, इसको कैलकुलेट करो, लेकिन उसके साथ साथ डैशबोर्ड ऑफ इंडिकेटर्स को यूज़ करो, जैसे कि HDI, जैसे कि SDGs वगैरह, ताकि एक्चुअल वेलबींग को मेजर किया जा सके। ये आर्टिकल था बस, जीडीपी एंड प्रोस्पेरिटी। आर्टिकल 5 आया था रिगार्डिंग द अनिल मेनन एंड एस्ट्रोनॉट अचीवमेंट। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अनिल मेनन एक इंडियन ओरिजिन अमेरिकन एक नासा एस्ट्रोनॉट है, फिजिशियन है। उन्होंने अपनी पहली स्पेस वॉक कंप्लीट करी है अलोंग विद ISS ड्यूरिंग नासा का जो ये MS-29 मिशन था। कौन सा मिशन था? ये मिशन याद होना चाहिए, नासा का MS-29 मिशन। नासा का कौन सा मिशन है? MS-29 मिशन है। उसके मतलब इस मिशन में का पार्ट थे ये इंडियन ओरिजिन के जो एस्ट्रोनॉट है अनिल मेनन। उन्होंने अपनी स्पेस वॉक जो है वो परफॉर्म करी है आउटसाइड ISS। ये न्यूज़ है, ठीक है। अब थोड़े और एस्ट्रोनॉट्स पे इसमें बताया गया था कि इंडियन जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके अचीवमेंट्स के बारे में, जैसे कल्पना चावला है, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन ओरिजिन जो ये स्पेस में गई थी। ये इनके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आर्टिकल में कि ये ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उनका पार्ट नहीं थी, ये स्पेस शटल का पार्ट थी, ठीक है। तो कल्पना चावला हो गई, सुनीता विलियम्स हो गई, ठीक है, राजाचारी हो गए, और ये शुभांशु शुक्ला भी जो एस्ट्रोनॉट है, इंडियन एस्ट्रोनॉट, ये पीछे गए थे ना, ये गगनयान मिशन का पार्ट थे जो ये एक्सियोम 4 who visited the ISS as part of the Axiom 4 mission, ठीक है। Axiom 4 मिशन इनसे रिलेटेड है, बस इतना ध्यान हमें रखना है। तो अनिल मेनन जी से कौन सा मिशन रिलेटेड है? नासा का MS-29 मिशन, और शुभांशु शुक्ला से Axiom 4 मिशन, ठीक है। बस इतना हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल 6 है अपना फिर एस्ट्रोबेस एंड प्राइवेट स्पेस सेक्टर के उसमें है कॉन्टेक्स्ट में कि प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे जो स्पेस इनिशिएटिव्स हैं, या फिर जो स्पेस सेक्टर है उसमें कैसे वो इनिशिएट कर रहा है। देखो एस्ट्रोबेस एक बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं आज के टाइम पे इंडिया में स्पेस के रिगार्डिंग, प्राइवेट स्टार्टअप्स। उनमें से एक है बेंगलुरु बेस्ड एस्ट्रोबेस। इन्होंने रिसेंटली क्या अचीव करा है, एक इंडिजिनस रॉकेट प्रोपल्जन सिस्टम, अपना खुद का रॉकेट प्रोपल्जन सिस्टम उन्होंने बनाया है। ये जो रॉकेट है ये कौन से इंजन को यूज़ कर रहा है? एवरेस्ट इंजन को यूज़ कर रहा है, एवरेस्ट इंजन। और इसकी मेन खास बात यही है कि वो 800 kN ऑफ थ्रस्ट को प्रोड्यूस करता है। तो ये 800 किलोन्यूटन ऑफ थ्रस्ट को प्रोड्यूस करता है, एवरेस्ट इंजन है, ठीक है। इसकी थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स है भाई, ये रीयूजेबिलिटी को ध्यान में रख के बनाया गया है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए कि ये लिक्विड ऑक्सीजन को एज एन ऑक्सीडाइज़र की तरह यूज़ करता है, मीथेन को एज अ फ्यूल की तरह यूज़ करता है। लिक्विड ऑक्सीजन को एज अ ऑक्सीडाइज़र की तरह और मीथेन को एज अ फ्यूल की तरह ये यूज़ करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन साइकिल पे ये बेस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो इस तरीके से होता है ना, जैसे ये रॉकेट है, इसका यहाँ पे इंजन होता है, यहाँ से अगर मतलब सब सुपरसोनिक स्पीड पे या जितनी भी मैक्स स्पीड होती है उस पे अगर ये एयर एंटर करती है तो ये इसका कंबशन चैम्बर होता है, ठीक है। यहाँ पे कंबशन होती है, फिर बाद में मतलब जो रेजिड्यू होता है वो यहाँ से रिलीज़ आउट होता है। तो जो ये कंबशन हो रहा है ये फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन है, यानी कि जो भी फ्यूल है, जो भी ऑक्सीडाइज़र है, उनको कम्प्लीटली गैस में कन्वर्ट किया जाएगा बिफोर एंटरिंग द कंबशन चैम्बर में एंटर करने से पहले, ठीक है। पूरी तरीके से गैस में करा जाएगा, चाहे मतलब लिक्विड ऑक्सीजन को, मीथेन को पूरी तरीके से
गैस में कन्वर्ट किया जाएगा बिफोर एंटरिंग द कंबशन चैम्बर, ताकि हाई एफिशिएंसी हाई थ्रस्ट प्रोड्यूस की जा सके। बस ये टेक्निकल डिटेल्स हैं, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। एस्ट्रोबेस ने बनाया है इंडिजिनस रॉकेट प्रपल्जन सिस्टम, एवरेस्ट ग्रीन है और इसकी इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है, 800 किलो न्यूटन ऑफ थ्रस्ट ये प्रोड्यूस करता है। टेक्निकल डिटेल्स भाई रीयूजेबिलिटी को ध्यान में रख के बनाया गया है, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख के बनाया गया है। दूसरा, लिक्विड ऑक्सीजन को एज ऑक्सीडाइज़र यूज़ कर रहा है, मीथेन को एज अ फ्यूल यूज़ कर रहा है और फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन है ये, मतलब जो भी ऑक्सीडाइज़र है और जो भी फ्यूल है बिफोर एंटरिंग इनटू कंबशन चैम्बर वो पूरी तरीके से गैसीफाई किए जा रहे हैं। ये है इसके टेक्निकल डिटेल्स, ठीक है। तो ये थे हमारे आर्टिकल्स ऑफ 8 जून। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद आर्टिकल्स ऑफ नेक्स्ट डे, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।